रात के 11 बज रहे थे। नीरज तेजी से कार चलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। साथ वाली सीट पर उसकी बीवी सिमरन बैठी हुई थी, जो आधी नींद में थी। वहीं पिछली सीट पर उनकी 10 साल की बेटी राधा लेटी हुई थी। अपने प्यारे टेडी बियर को सीने से लगाए वो सो रही थी। हाईवे पूरा सुनसान था, तो रफ्तार की सुई 80 से 100 के बीच में झूल रही थी। सिमरन, सो मत यार, मुझसे बातें करते रहो, मुझे नींद आ रही है। नीरज ने सिमरन से कहा। थोड़ी देर सोने दो ना, मैंने तो कहा ही था कल सुबह निकलते हैं, तुम्हें जल्दी पड़ी थी। राधा का भी मन नहीं था जाने का, बेचारी कितने वक्त बाद अपनी नानी के घर गई थी। सिमरन कहती है। यार क्या करूं मैं, बॉस का कॉल आ गया, कल अर्जेंट मीटिंग है तो निकलना पड़ा। अरे घर पहुंचकर सो जाना यार, बस 1-2 घंटे की बात है। नीरज उसे समझाता है, पर सिमरन की आंखें अभी भी कभी खुलती थी तो कभी बंद हो जाती थी। म्यूजिक वो चला नहीं सकता था क्योंकि राधा सो रही थी, पर नीरज को भी काफी नींद आ रही थी। किसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। आसपास का इलाका जंगल का था और दूर दूर तक उसे कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। वो फुल रफ्तार में आगे की ओर जा रहा था कि तभी उसकी आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी। जैसे उसकी आंखें बंद हुई और स्टीयरिंग पर से उसका हाथ ढीला हुआ, गाड़ी हाईवे पर संतुलन खोने लगी। कभी वो एक लेन से दूसरे लेन में जाती तो कभी दूसरे से तीसरे में। एक झटके से नीरज की आंख खुली, उसने गाड़ी संभाली। अभी उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक से उसे अपने सामने एक औरत दिखी, जिसके साथ एक बच्ची थी। वो सड़क पार कर रहे थे। कार काफी स्पीड में थी। नीरज उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर नीरज की कार सीधा उन दोनों से टकरा जाती है और नीरज की कार साइड पर लग जाती है। नीरज का डर से बुरा हाल हो गया। इस झटके के साथ सिमरन की भी आंख खुल गई। क्या हुआ? उसने पूछा। सिमरन, मुझसे एक्सीडेंट हो गया। एक औरत और उसकी बच्ची सड़क पार कर रही थी यार, मैंने उन्हें ठोक दिया। कांपते होठों से नीरज ने कहा। व्हाट? इतना बोल सिमरन कार से उतरी और उसी के साथ नीरज भी उतर गया। वो दोनों यहाँ वहां देखने लगे, पर वहां पर कोई भी नहीं था। नीरज, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, लगता है तुम नींद में हो। ऐसा करते हैं, रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, 1-2 घंटे आराम कर लेंगे और फिर निकलेंगे। जिस पर नीरज भी हामी भरता है और वो किसी होटल की तलाश में लग जाते हैं। थोड़ी आगे जाते उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया जो बस बंद होने वाला था। एक कर्मचारी कुर्सियां और खाट अंदर रख रहा था। हेलो भैया, ये होटल होगा कोई आसपास? नीरज ने पूछा, जिस पर वो कर्मचारी कार के पास आया और बोला, साहब, यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है, पर हाँ, यहाँ से अब थोड़ी आगे जाएंगे ना तो एक मोड़ है, उसके थोड़ा अंदर जाकर एक गेस्ट हाउस है, आप वहां पर रुक सकते हैं। ये सब बोलते हुए वो उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। खैर, उसे नजरअंदाज कर वो आगे की ओर निकल गए। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें मोड़ दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और अंदर की ओर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखाई दिया जो खेतों के बीच में था। नीरज, ये तो काफी सुनसान इलाका है, यहाँ पर रुकना ठीक होगा ना? सिमरन ने पूछा, जिस पर नीरज कहता है, अरे 1-2 घंटे की बात है, इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक चुके हैं, 1-2 घंटे आराम करते हैं फिर निकलेंगे। राधा को उठा वो अंदर जाने लगे। राधा भी उठ चुकी थी। पापा, क्या हम पहुंच गए?
उसने पूछा, जिस पर नीरज कहता है, नहीं बेटा, हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकलेंगे। पापा, मुझे भूख लग रही है, राधा ने कहा, जिस पर सिमरन भी कहती है, हाँ मुझे भी भूख लग रही है, ऐसा करते हैं यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। वो अंदर आ गए। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुनिए, हमें यहाँ पर 2 घंटे के लिए कमरा चाहिए और खाना भी खाएंगे। वो बूढ़ा आदमी उनकी ओर रजिस्टर करता है और कहता है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और बाहर खाट लगे हैं, वहां पर बैठ जाइए। पर हाँ, इस वक्त हमारे यहाँ पर बस नॉनवेज मिलता है। नीरज ने साइन किया। सुनिए, हमें मुंह हाथ धोना है, तो वॉशरूम कहाँ पर है? नीरज ने पूछा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुंह हाथ धोना है, ऐसा करिए, ये पीछे के दरवाजे से ना बाहर चले जाइए, वहां पर नलका लगा हुआ है। मुंह बिचकाते हुए वो पीछे के गेट से बाहर निकले, जहां पर एक नलका लगा हुआ था और उसके आसपास खेत ही खेत थे। पहले नीरज ने मुंह हाथ धो लिया। सुनिए, मुझे और राधा को फ्रेश होना है, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा करिए, तब तक आप ऑर्डर कर दीजिए खाना, हम आते हैं, सिमरन ने कहा, जिस पर नीरज बाहर चला जाता है और खाना ऑर्डर करके खाट पर बैठ जाता है। वहीं पर सिमरन और राधा मुंह हाथ धो रही थी कि उन्हें तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। वो दोनों डर गई। वहीं नीरज बाहर बैठा बस उनका इंतजार कर रहा था। उतनी देर में सिमरन भागती हुई आई। नीरज, वो बूढ़ा आदमी आया और राधा को लेकर चला गया, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सुन नीरज तमतमा कर उठा। वो दोनों भागते हुए अंदर पहुंचे, जहां वो बूढ़ा आदमी और एक और शख्स राधा को चाकू से मार देते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल देते हैं। ये सब देखकर नीरज का दिमाग चकरा गया। वो बगल में पड़े बड़े से चाकू को उठाता है और उनकी ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसी के साथ आंखों से बहते आंसू उसके गम को दिखा रहे थे। नीरज ने बिना रुके सीधा उन पर वार करना शुरू किया। वो अपना होश खो चुका था कि तभी उसे हंसी की आवाज आई। नीरज चौंक कर यहां वहां देखने लगा तो सिमरन जोर जोर से हंस रही थी। नीरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कितनी देर में सिमरन का रूप एकदम से बदल गया और वो उसी औरत का रूप ले लेती है जिसे नीरज ने हाईवे पर देखा था। और उसके बगल में वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उस बच्ची का रूप ले लेता है। वो दोनों हंसने लगे। नीरज डरते डरते नीचे देखता है तो वहां पर राधा और सिमरन की लाश पड़ी थी, जिसे नीरज कब से चाकू से मारे जा रहा था। नीरज की शर्ट खून से रंग चुकी थी। उसके हाथों पर, कपड़ों पर उसकी बीवी और बेटी का खून लगा हुआ था। नीरज का हाथ कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साहब, ऐसे कैसे कोई अपनी पत्नी और बेटी को इतने निर्दयी तरीके से मार सकता है? कांस्टेबल राठी ने कहा, जिस पर इंस्पेक्टर पागल हो चुके नीरज की ओर देखते हुए कहते हैं, कुछ पता नहीं चलता राठी, कब किसकी सोच कैसा रुख ले ले और क्या करवा दे। इंसान को दरिंदा बनने में वक्त नहीं लगता। राधा और सिमरन की लाश खेतों में पड़ी थी और अब वहां पर कोई गेस्ट हाउस नहीं था और ना ही उस हाईवे पर कोई ढाबा था।